नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कमलेश्वर की एक प्रसिद्ध कहानी दिल्ली में एक मौत। तो आइए इस कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके रचनाकार कमलेश्वर हैं, ऐसा मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया है। और इसका जो रचना काल है वो 1963 ईस्वी है और ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। ये आप ध्यान में रखेंगे, आत्मकथात्मक क्या है, इसकी शैली है। आत्मकथात्मक शैली क्यों है? क्योंकि ये पूरी जो घटनाक्रम है ये लेखक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया चित्रण है। इसमें अगर कथानक की बात करें तो वो मैं पात्रों के माध्यम से आपको करवाने का प्रयास करती हूँ। इसके कथानक में मुख्य जो पात्र है वो लेखक है, क्योंकि सारी जो घटनाक्रम है वो लेखक के शब्दों में ही अभिव्यक्त हुई है। दूसरा जो मुख्य पात्र है वो दीवानचंद है। अब दीवानचंद कौन है? ये दीवानचंद दिल्ली के करोल बाग के एक मशहूर बिजनेसमैन है, जिनका कि देहांत हो गया है। दिल्ली के ही इरविन हॉस्पिटल या अस्पताल में इनका देहांत हो चुका है। लेखक इनको डायरेक्ट तो नहीं जानते, लेकिन दीवानचंद के पुत्र के साथ लेखक के अच्छे संबंध है। लेखक को दीवानचंद की मृत्यु का जो समाचार है वो अखबार के माध्यम से मिलता है और इसमें ये बताया होता है कि आज यानी जिस दिन लेखक अखबार पढ़ता है उसी दिन पंचकुइया शमशान घाट में दीवानचंद का जो अंतिम संस्कार किया जाना है। अब लेखक के मन में जो दुविधा चल रही है वो ये है कि दिल्ली में उस दिन बहुत ज़्यादा धुंध और कोहरा है और इतनी सर्दी में किसी के शमशान घाट तक किसी की अंतिम यात्रा में जाना। इस कहानी में जो लेखक है वो दुविधा में है कि उसे शव यात्रा में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मन से वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो उन्हें जाने से मना कर रहा है, यानी वो उस मौसम में बाहर नहीं जाना चाहते जो कि ठंड, धुंध और कोहरे का मौसम है। इस मौसम को दर्शाने के लिए उन्होंने जो वातावरण प्रस्तुत किया है वो वातावरण भी इस कहानी की को एक सार्थक दृश्य उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें लेखक ने बताया है कि किस प्रकार कोहरा घना छाया हुआ है, पास वाले भी नज़र नहीं आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे, केवल आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वातावरण है वो कोहरे और धुंध से भरा हुआ एक सर्द दिन है। दीवानचंद की जब शमशान यात्रा शुरू हो जाती है, शमशान घाट पर जाने के लिए जब उसको ले जाया जाता है, अंतिम यात्रा जब प्रारंभ हो जाती है तो लेखक के मन में ये दुविधा है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन लेखक के ही पास में रहने वाले जो वासवानी है वो उनकी पत्नी अतुल मवानी सरदार जी, ये सब उस अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन लेखक को इस बारे में पता नहीं है। यहाँ तक कि जो अतुल मवानी है वो उनसे आयरन मांगने के लिए भी आता है, लेकिन लेखक उसको इग्नोर करता है या उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहता। लेखक इस बात से बचना चाहते हैं कि कहीं जो अतुल है वो पूछ ना ले, जो शमशान घाट में जाने की जो बात है उसके बारे में वो पूछ ना ले, और जो लेखक है वो उस बात से मतलब बचना चाहते हैं। जो वासवानी उसकी पत्नी है और अतुल मवानी साथ में सरदार जी हैं, ये तैयार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। धर्मा जो मुख्य पात्र है, ये प्रमुख पात्रों में जो हम इसे शामिल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसकी भूमिका यहाँ पर है इसलिए मैंने लिख दिया। धर्मा सरदार जी का नौकर है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि सरदार जी के सारे काम धर्मा करता है। स्वयं लेखक ने भी अपनी सिगरेट की डिब्बी धर्मा से मंगवाई है। तो लेखक को प्रारंभ में तो ये लगता है कि कोई भी नहीं जाना चाहता, वासवानी भी नहीं जा रहा, अतुल भी नहीं जा रहा, सरदार जी भी नहीं जा रहे। तो लेखक ये बात सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि इन सबके तो दीवानचंद से अच्छे संबंध थे, मैं तो सिर्फ उसके पुत्र को जानता हूँ, तो मेरा जाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब ये सब लोग तैयार होकर चले जाते हैं तब लेखक को लगता है कि उसे भी जाना चाहिए, और वो वहाँ से पैदल ही उस यात्रा में शामिल हो जाता है। और थोड़ी ही दूर पर जब वो शमशान घाट में पहुँच जाते हैं तो वो देखता है कि सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लेखक वहाँ का चित्रण जो करते हैं, वहाँ शमशान घाट में देखते हैं लेखक कि चारों ओर औपचारिकता का माहौल है। कोई किसी से मिलने के लिए आया है, कोई अपने काम करवाने के लिए वहाँ पर पहुँचा है। जो स्त्रियाँ हैं वो वहाँ पर अपने सौंदर्य संसाधनों की बातें करती हैं, अपने कपड़ों को प्रदर्शित करने का काम वहाँ पर करती है। यानी वहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं उस शव यात्रा में शामिल होने के लिए, कोई भी शोक संतप्त परिवार के प्रति करुणा और सहानुभूति की अभिव्यक्ति नहीं करता। सब अपने अपने काम करने में व्यस्त हैं, सब अपने अपने मतलब से एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त है। ये जो चित्रण है ये दिखाता है कि कैसे जीते जी जो लोग
हजारों व्यक्तियों का चहेता होता है या हजारों की भीड़ जिसके पीछे होती है, मृत्यु के पश्चात उसके साथ शव यात्रा में जाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। यानी ये जीवन से लेकर जो मृत्यु तक का अंतर है, जीवन और मृत्यु के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को दिखाया गया है। जब दीवानचंद अपनी बेटी की शादी करता है, यानी वो जीवित है, तो हजारों की भीड़ उसके घर पर इकट्ठी हो जाती है, उस शादी के समारोह में इकट्ठी हो जाती है। लेकिन वही दीवानचंद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट में भी जाने से लोग कतराते हैं। ये लेखक ने अपने माध्यम से इन भावों को अभिव्यक्त किया है। यानी यहाँ पर प्रमुख पात्र लेखक है और लेखक के माध्यम से ही पूरा घटनाक्रम जो है आगे बढ़ता है। लेखक ने अपने आसपास का वातावरण अपने ही शब्दों में व्यक्त किया है। लेखक वहाँ जब शमशान घाट में पहुँच जाते हैं, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो जाती है, लोग अपने अपने घरों को और ऑफिस में लौटने लगते हैं, तब लेखक इस दुविधा में रहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगर वो नहा धोकर तैयार होकर आता तो वो भी काम पर निकल जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वो ऐसे ही चला आया बिना तैयार हुए यहाँ तक, क्योंकि लोगों को देखकर वो आया था, उसका मन नहीं था आने के लिए। लेकिन फिर उसके मन में ये संशय रहता है कि अब उसे वो क्या करे, क्या करना चाहिए। और मन में जो दुविधा है वो विचारों से अभिव्यक्त हुई है। और एक विचार ऐसा भी आता है जब वो कहता है कि क्या मैं छुट्टी ले लूँ दफ्तर से। मन में वो बात कर रहा है, और मैं किस लिए छुट्टी लूँगा कि एक मौत का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता हूँ। आखिर मौत हुई भी तो है और शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। यानी वो उस बात को बहाना बनाकर छुट्टी लेने की कोशिश करता है, या छुट्टी लेने का विचार उसके मन में आता है। पूरी कहानी जब हम पढ़ते हैं तो कहीं पर भी हमें संवेदना नज़र नहीं आती। किसी भी पात्र के हृदय में कोई संवेदनशील विचार नजर नहीं आते। जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार के लोगों के प्रति किसी के मन में कोई भाव नहीं है, कोई करुणा का भाव नहीं है, कोई संवेदना का भाव नहीं है। तो वर्तमान परिस्थितियों को प्रकट करने वाली ये कहानी है। वर्तमान जो एक समाज जो यंत्रवत समाज हो गया है, मशीनीकरण हो गया है समाज का, उसको दिखाने वाली ये कहानी है। यहाँ पर अब अगर उद्देश्य की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर उद्देश्य को हम देखें तो सबसे पहला उद्देश्य हम यहाँ मान सकते हैं संवेदनहीन समाज का चित्रण। किस संवेदनहीन समाज का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। कैसे जो समाज है वो संवेदना शून्य हो जाता है, ये इस कहानी के पात्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं। जो वासवानी की पत्नी है, ये बहुत अच्छे से तैयार होकर जाती है, जबकि ये शव यात्रा में शामिल होने के लिए जा रही है, लेकिन फिर भी अपने जूड़े में ये फूल लगाती है, नीले रंग की साड़ी पहनती है, यानी वहाँ पर जाने के लिए भी ये तैयार होकर जा रही है। तो शमशान घाट तक जाना या शव यात्रा में शामिल होना एक तरह से इनके लिए समारोह है, जहाँ पर अपने कार्यों के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए लोगों से मिलना इनको ठीक लगता है। तो यानी ये हमारा समाज कैसे हो गया है, संवेदनाहीन हो गया है। इनमें से कोई भी व्यक्ति, परिवार जो जिस परिवार में दीवानचंद थे या दीवानचंद का जो परिवार है, उसके लोगों के प्रति कोई भी संवेदना के विचार कहीं भी व्यक्त नहीं हुए। तो इससे हमें पता चलता है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है वो संवेदनहीन समाज का चित्रण करना है। दूसरा हम यहाँ पर मान सकते हैं महानगरीय मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति, यानी महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके मन कैसे हो गए हैं, उसको भी यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। कोई किसी से बिना स्वार्थ की भावना के मिलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो शव यात्रा में शामिल होकर एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर भी स्वार्थ प्रधान है। वहाँ पर भी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो एक दूसरे से मिलते हैं। और ये कहाँ है, महानगरों में विशेषकर ऐसी मनोवृत्ति लोगों की हो गई है। उसके बाद है संवेदना शून्य मनोवृत्ति पर व्यंग्य। देखिए, व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है किस पर, जो हमारा संवेदनहीन समाज है या जो मानव की संवेदना शून्य से युक्त मनोवृत्ति है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। इसमें जो स्त्रियां हैं वो अपने सौंदर्य की बातें करती है, या फिर जैसे वो जब फूल मालाएं चढ़ाती है तो रुमाल निकालना, अपनी आँखों को पोंछना, नाक से आवाज़ें निकालना, ये संवेदन शून्य मनोवृत्ति है। और वहाँ से हटते ही अपने वस्त्रों की बातें करना, नाइट पार्टी की बातें करना। तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों में या ये जो इसमें संवाद शामिल किए हैं, इन संवादों के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है तत्कालीन लोगों की मनोवृत्ति पर। और उसके बाद हम ले सकते हैं वर्तमान में यंत्रवत जीवन, कि वर्तमान समय में हमारा जीवन एक मशीन की तरह हो गया है, हम यंत्रवत हो गए हैं। हमारे जो मनोभाव हैं,
वो हमारे समाप्त हो गए हैं। यानी हृदय के जो भाव है वो ख़त्म हो गए हैं। हम अपना जीवन जी रहे हैं बिल्कुल एक मशीन की तरह। हमारी वही दैनिक चर्या है, सुबह उठना, दफ्तर जाना, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना और दूसरों से किसी प्रकार का लगाव या मनोभाव अभिव्यक्त नहीं करना। तो यहाँ पर देखें तो जो तत्कालीन सभ्यता की कृत्रिमता को यहाँ दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो शहर की स्वार्थी, संवेदन शून्य और व्यापारिक मनोवृत्ति है, यंत्रवत जीवन किसके कारण भी हो गया है? व्यापार के कारण। जो अतुल है वो बताते भी हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब उसने अपना कार्य शुरू किया था तो दीवानचंद ने उसकी पूरी सहायता की थी और इसी वजह से शायद आज उसका कार्य या उसका बिजनेस या उसका व्यापार चल पा रहा है। तो यहाँ पर हम किसी से ये बताना चाहते हैं कि हम किसी से क्यों जुड़े? अपने व्यापार के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, और यही आज के समाज की वास्तविकता भी बन गई है। तो ये हमारी कहानी है। इस कहानी का कथानक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। सुबह के अखबार से ये शुरू होता है, सुबह अखबार के साथ ये शुरू होता है और दोपहर लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक का ये कथानक है। यानी ये वो समय है जब लेखक ये सोचता है कि मुझे अब दफ्तर जाना चाहिए या शव यात्रा का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेनी चाहिए। तो यहाँ सुबह के अखबार से शुरू हुआ ये कथानक साढ़े 11 बजे, कुछ 2-3 घंटे का ये कथानक है और इसी पूरे कथानक में दिल्ली में जो वातावरण है उसका सजीवता से चित्रण लेखक ने यहाँ पर किया है। तो ये वातावरण किसका है? दीवानचंद की मृत्यु पर, उसकी शव यात्रा पर कैसा माहौल बन जाता है, जो लोग हैं वो कैसे बचना चाहते हैं और अगर कोई जाना भी चाहता है तो वो केवल अपने दिखावे के लिए, औपचारिकता के लिए, किसी के मन में भी कोई संवेदना के भाव यहाँ पर नहीं है। यही उद्देश्य है इस कहानी का कि इस कहानी के माध्यम से तत्कालीन जो संवेदनहीन समाज है उसका चित्रण यहाँ पर किया है और किस उसमें आत्मकथात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में, ये आप ध्यान में रखेंगे। भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो सहज सरल हिंदी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके साथ साथ कुछ अंग्रेजी के शब्दों का, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि दिल्ली के वातावरण की सजीवता दिखानी है, तो उन शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ जो दिल्ली की गलियाँ हैं, सड़कें हैं, बसों का आना जाना या आसपास के घरों से जो आने वाली आवाज़ें हैं, वो इस वातावरण को और ज़्यादा सजीवता प्रदान करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।